नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कार भारती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक वो है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है कर्नाटक युद्ध। टॉपिक का नाम है कर्नाटक युद्ध। हो क्या रहा था कि हमने पढ़ा कि पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर आए फ्रेंच। तो क्या है कि ब्रिटेन वालों ने पुर्तगालियों और डचों को तो यहाँ से खदेड़ दिया, लेकिन हुआ क्या कि एक नया प्रतिद्वंदी फ्रांस एक नया कंपटीटर बनकर उनके सामने प्रस्तुत हो गया। तो भारत को अपने मुट्ठी में करना इनका प्रमुख उद्देश्य बन गया था। किसी एक शक्ति के लिए ये चाहते थे कि हम में से किसी एक का यहीं पर अधिकार है, यानी अंग्रेज चाहते थे कि अंग्रेजों का अधिकार हो। क्या करते थे, यहाँ पर ये व्यापार करते थे और व्यापार पर एक अधिकार स्थापित करने को लेकर इनमें आपस में युद्ध होते हैं। और फ्रांस और इंग्लैंड के बीच जो युद्ध होता है, यानी कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो युद्ध होता है, उसे कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो युद्ध लड़े गए वो कर्नाटक की भूमि पर लड़े गए थे और इनको आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये 3 युद्ध लड़े गए थे। कितने युद्ध थे ये? 3 युद्ध थे, 3 वॉर थे। अब 3 वॉरों का जो कारण था, क्या था? प्रमुख उद्देश्य तो क्या था कि एकाधिकार स्थापित करना था। एकाधिकार के साथ साथ राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना था। आपको व्यापार अगर यहां पर मजबूत करना है तो व्यापार के साथ साथ आपको राजनीतिक नियंत्रण भी स्थापित करना जरूरी है। और ये इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ पर 3 कर्नाटक युद्ध या 3 आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध लड़े गए। कारण क्या है? कारण था, पहला कारण देखो, कारण की बात की जाए तो कारण क्या थे इन युद्धों के? पहला कारण है वो है यूरोपीय राजनीति का प्रभाव। यूरोपीय राजनीति का प्रभाव इसके कारण हुआ। और दूसरा क्या है? स्थानीय राजनीति का प्रभाव। स्थानीय यानी कि भारतीय राजनीति का प्रभाव। भारतीय राजनीति का प्रभाव, इनके कारण क्या हुआ था? 3 कर्नाटक युद्ध हमें देखने को मिलते हैं। किन किन के बीच हुआ? फ्रांस और वर्सेस इंग्लैंड, यानी फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच। अब देखो, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यहाँ इनकी भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी और इनकी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और कंपनी में क्या था कि ये थी गवर्नमेंट कंपनी और ये थी प्राइवेट कंपनी। ये प्राइवेट थी, निजी कंपनी थी। इसमें क्या था? गवर्नमेंट का हस्तक्षेप था, दखलंदाजी थी। इसमें गवर्नमेंट की दखलंदाजी बिल्कुल नहीं थी। और ये जो फ्रांसीसी सेना थी, फ्रांसीसी थे और ब्रिटेन वाले थे, कि फ्रांसीसी स्थल सेना में मजबूत थे। स्थल सेना में ये मजबूत थे और ये जल सेना में मजबूत थे। इनकी जल सेना तगड़ी थी, इनकी स्थल सेना तगड़ी थी। तभी तो नेपोलियन ने ये कहा है कि अगर इंग्लैंड स्थलबद्ध से आबद्ध होता तो इंग्लैंड को मैं कब का रोन देता। इंग्लैंड इंग्लिश चैनल के पार है, समुद्र एक टापू पे है, तो वहां पर नेपोलियन नहीं जा सका था। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो फ्रांसीसी कंपनी थी ये जल स्थल सेना मजबूत थी और जो इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये जल सेना मजबूत थी। तो इन दोनों को लेकर दो कारणों कारण यूरोपीय राजनीति और स्थानीय राजनीति के कारण 3 युद्ध लड़े जाएंगे, जिनको कि आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध या फिर कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। कर्नाटक युद्ध के बाद पूछे थे, कर्नाटक युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये युद्ध जो लड़े गए थे वो कर्नाटक की भूमि पर लड़े गए थे, इसलिए इनको कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखो,
एक एक के बारे में पढ़ो। कितने युद्ध लड़ेंगे? 3 युद्ध लड़ेंगे। पहला युद्ध देखो, प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक, प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भी कह सकते हैं। ये लड़ा गया था 1746 से लेकर 1748। अब देखो क्या कारण था। देखो उस टाइम का जो कारण था, प्रथम इसका एक कारण क्या था? इसका कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर फ्रांस में, ब्रिटेन में संघर्ष। यानी ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार संघर्ष था उसको लेकर फ्रांस और ब्रिटेन क्या है, आपस में लड़ रहे थे। और इसी का प्रभाव क्या हुआ कि इंडिया में भी अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़ने लगे। एक बात समझा दूं कि यूरोपीय राजनीति का प्रभाव अन्य विश्व के अन्य कोनों पर भी देखने को मिल रहा था। उस टाइम पर हो क्या रहा था कि जहां पर भी ये दोनों शक्तियां थी, फ्रांस और ब्रिटेन, वहां पर ये यूरोपीय राजनीति को लेकर आपस में लड़ने लग जाते थे अपने गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध। बिना परमिशन के ये जहां कहीं भी हो लड़ाई करना स्टार्ट कर देते थे। लड़ाई होती थी यूरोप के अंदर और ये लड़ते थे जहां कहीं भी, जैसे इंडिया में है और कनाडा में हो, कहीं भी हो, वहां पर ये क्या करते थे, लड़ना स्टार्ट करते थे। तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर ब्रिटेन और फ्रांस क्या है, यूरोप में लड़ रहे हैं। उसका कारण क्या हो गया, इन्होंने इंडिया में भी लड़ाई स्टार्ट कर दी। अब देखो क्या था कि जो दक्षिण भारत है, यहां पर कुछ ब्रिटेन के क्षेत्र है और कुछ फ्रांस के क्षेत्र है। यहां पर एक जगह है मद्रास। क्या है? मद्रास, जिसे आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है। और यहां इसके नीचे है पांडिचेरी, जिसे आप आज अब पुदुचेरी कर दिया, पांडिचेरी। अब देखो, और ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया, ये पहले कहलाता कर्नाटक। तमिलनाडु वाला भी एरिया पहले कर्नाटक में आता था। मद्रास किसको कहा जाता? चेन्नई आ गया, जो चेन्नई से मद्रास कहा जाता था। ये जो पांडिचेरी है, पुदुचेरी, पांडिचेरी, ये था अंग्रेजी क्षेत्र और ये था फ्रांसीसी क्षेत्र। याद रखना है, मैंने पहले पढ़ा है कि मद्रास का डेवलपमेंट अंग्रेजों ने किया था और पांडिचेरी का फ्रांसीसियों ने। तो दोनों के क्षेत्र थे आपस में आसपास। तो क्या है, यहाँ पर इनके युद्ध स्टार्ट हो जाएंगे। यूरोप में युद्ध हो रहा है तो यहाँ पर भी ये युद्ध करेंगे। अब जो फ्रांस का जो इस समय फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर था, वो था डुप्ले। फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले। डुप्ले काफी महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। अब देखो क्या है कि मद्रास में यहाँ का जो एक सेनापति था, उसका नाम है बार्नेट। उस समय मद्रास में जो मद्रास का गवर्नर था, अंग्रेजी गवर्नर, उसका नाम था बार्नेट। क्या नाम था? बार्नेट। और फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। तो बार्नेट ने क्या किया कि कुछ जो फ्रांसीसी जलपोत थे, यानी जलपोत, बार्नेट अंग्रेजी गवर्नर, कहाँ का गवर्नर? मद्रास का। ये भी याद है, मद्रास का अंग्रेजी गवर्नर, इसका नाम क्या है? बार्नेट। बार्नेट ने क्या किया, इसने क्या किया कि फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़ लिया। फ्रांसीसी जलपोतों को, पोतों यानी नावों को पकड़ लिया। ठीक है, सब पकड़ लिया।
तो डुप्ले क्या करेगा, डुप्ले डुप्ले क्या करेगा, ये जो मॉरिशस है, मॉरिशस का फ्रांसीसी गवर्नर, यहां का गवर्नर जो है, क्या नाम है उसका, लाबूर्नो, उसका नाम है लाबूर्नो, लाबूर्दन। लाबूर्दन इसको क्या करेगा, यहाँ इसको इनवाइट करेगा। यहाँ पे फ्रांस जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के पास ही एक छोटा सा द्वीप है मॉरिशस, वहाँ के फ्रांसीसी गवर्नर को क्या क्या कहेगा, ये यहाँ पर बुलाएगा और साथ दोनों मिलकर क्या करेंगे, अटैक करेंगे। ये जो फ्रांसीसी गवर्नर है लाबूर्दनो, ये अपने साथ 3000 सैनिकों का एक बेड़ा लेके आता है, 3000 सैनिकों का बेड़ा लेके आता है। और क्या क्या करते हैं, ये डुप्ले और लाबूर्दनो मिलकर मद्रास पर अटैक कर देते हैं। यहाँ पांडिचेरी में आ जाएगा और मद्रास को घेर लेंगे। कौन, लाबूर्दनो, डुप्ले। और बीच के अंदर और क्या करेंगे, इसकी जो जल सेना थी, कौन सी जल सेना, मद्रास में जो जल सेना तैनात थी अंग्रेजों की, उसको भी हरा देंगे। तो क्या करेगा कि लाबूर्दनो समुद्र के रास्ते से, लाबूर्दनो कैसे आएगा, यहाँ से समुद्र के रास्ते से आएगा। और जो डुप्ले है, ये स्थल सेना के जरिए मद्रास को घेर लेगा और मद्रास को अपने अंडर में ले लेंगे दोनों मिलकर। अब क्या होता है कि डुप्ले और लाबूर्दनो में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो जाती है, थोड़ा विवाद हो जाता है। किसको लेकर, मद्रास को लेकर। लाबूर्दनो चाहता था कि मद्रास को बड़ी फिरौती लेकर, बड़ी रकम लेकर वापस अंग्रेजों को सौंप दे, और डुप्ले चाहता था कि अभी अपने अंडर में रहे मद्रास। लेकिन लाबूर्दनो क्या करता है, लाबूर्दनो फिरौती लेकर वापस अंग्रेजों को मद्रास सौंप देता है। इससे क्या होता है, डुप्ले नाराज होता है और लाबूर्दनो वापस मॉरिशस चला जाता है। लेकिन डुप्ले क्या करता है, इसके वापस जाने के बाद वापस से मद्रास को घेर लेगा, मद्रास को वापस से अपने अंडर में ले लेगा, जीत लेगा मतलब। अब क्या होता है कि इस तरीके से क्या हो रहा है कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में युद्ध चल रहा है। और ये खबर जब पता चलती है किसको, कर्नाटक के नवाब को, कर्नाटक के नवाब जिसका नाम है अनवरुद्दीन, कर्नाटक का नवाब है साहब ये। इसने देखा कि अंग्रेज और फ्रांसीसी क्या लड़ रहे हैं, यहाँ की जो कर्नाटक की शांति है वो भंग कर रहे हैं। तो ये कर्नाटक की भूमि पर ये अंग्रेज और फ्रांसी लड़ रहे हैं, ये खबर मिल गई किसको, अनवरुद्दीन को, कर्नाटक के नवाब को। उन्होंने देखा कि शांति भंग कर रहे हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं, मेरे होते मैं राजा मैं हूं, और ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, अनवरुद्दीन ने दोनों को धमका दिया, किसको, अंग्रेजों को और फ्रांसीसियों को, तो क्या अब क्या करेगा कि जो डुप्ले है, डुप्ले अनवरुद्दीन को क्या कर देगा कि कहेगा कि मैं अभी शांत नहीं रहूंगा, मैं मद्रास को जीतूंगा। तो क्या करता है, मद्रास को जीत कर अनवरुद्दीन को सौंप देने का वादा करता है। कौन, डुप्ले। लेकिन क्या करता है ये अनवरुद्दीन को, ये क्या करे, मद्रास को जीत लेगा लेकिन अनवरुद्दीन को सौंपेगा नहीं मद्रास। अनवरुद्दीन को लालच दिया था मद्रास सौंपने का, लेकिन वो दिया नहीं। तो क्या होगा कि अनवरुद्दीन जो है डुप्ले के खिलाफ कार्रवाई करेगा, एक सेना भेज देगा अपने पुत्र को भेजकर। क्या करेगा अनवरुद्दीन और वर्सेस डुप्ले में एक युद्ध होगा, सैन थोमे का युद्ध, सैन थोमे का युद्ध होगा, याद रखना, सैन थोमे का युद्ध। किनके बीच हुआ था, अनवरुद्दीन वर्सेस डुप्ले। कब हुआ था ये, 1748, सैन थोमे का युद्ध। इसको लेकर होता है मद्रास को लेकर, मद्रास को सौंपने का वादा किया था किसने, डुप्ले ने, इसको, अनवरुद्दीन को, लेकिन सौंपा नहीं था। तो अनवरुद्दीन ने कार्रवाई करते किसके खिलाफ, डुप्ले के खिलाफ। अब देखिए युद्ध में क्या था कि इस युद्ध में ये इस तरफ तो थे, अनवरुद्दीन के पास थे 10,000 सैनिक, 10,000 सैनिक,
और जो डुप्ले के पास थे 200-300 सैनिक, लेकिन ये इसको हरा देता है, किसको, अनवरुद्दीन हार जाता है और डुप्ले जीत जाता है। ठीक है, और ये बैठ जाता है ठिकाने। अब क्या है कि ये युद्ध भी हो गया, सेंट थोमे का युद्ध भी हो गया, डुप्ले जीत भी गया, डुप्ले की महत्वाकांक्षा जाग उठी। और क्या है कि उस दूसरी तरफ यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांसीसियों में एक संधि हो जाती है। जो उत्तराधिकार का, जो ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हो रहा था, वो खत्म हो जाता है, एक संधि हो जाती है। कौन सी संधि? एक्स सापेल की संधि। याद रखना है आपको, कौन सी? एक सापेल की संधि। याद रखना। यूरोप में क्या हो जाती है? एक सापेल की संधि हो जाती है। कब? 48 में, 1748 में, 1748 में। इसके तहत क्या होता है कि अंग्रेजों और ब्रिटेन में युद्ध समाप्त हो जाता है। कहाँ पे? यूरोप में। और उस वहां समाप्त हो गया तो इंडिया में भी उनके युद्ध समाप्त हो गए। और इस संधि के तहत क्या के प्रावधान किए गए कि जो क्षेत्र जीते थे एक दूसरे ने, और उनको वापस लौटा दो। तो इस संधि के तहत क्या है, मद्रास को वापस से अंग्रेजों को लौटा दिया गया। और लौटा दिया किस तरह से किया? ये युद्ध समाप्त हो गई यहीं पर। इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला, लेकिन इस युद्ध का जो सबसे बड़ा जो कमी है वो इंडिया की कमी देखने को मिली है। इंडिया के जो राजा है उनकी राजनीतिक कमजोरी, सैनिक कमजोरी इस युद्ध में देखने को मिलती है। कि जो अनवरुद्दीन है, ये क्या है कि इतने सारे सैनिकों को लेकर, 10,000 के सैनिकों को लेकर 200-300 सैनिकों से हार गया। तो इससे क्या है, इंडिया की जो कमजोरी है वो सामने आ गई, राजनीतिक कमजोरी भारतीय शासकों की। और जो डुप्ले है, डुप्ले की महत्वाकांक्षा जाग उठी। इसने देखा कि राजनीतिक नियंत्रण प्राप्त करना ज्यादा कठिन नहीं है इंडिया में। जैसे इसको हरा दिया, मैं और आसानी से इसे हरा सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि ये एक सापेल की संधि के तहत प्रथम कर्नाटक वॉर समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये देख लो, नोट कर लो। आगे देखो, दूसरा कर्नाटक युद्ध। देखो, दूसरा कर्नाटक वॉर, द्वितीय कर्नाटक वॉर। स्टार्ट होता 1749 में स्टार्ट हुआ था ये, और ये चला था 1755 तक। 1755 तक चला था ये। अब देखो इसके कारण क्या थे। देखो, थोड़ा पीछे जाते हैं। 1724 में हैदराबाद की स्थापना की थी आसफ जाह ने, जिसे क्या कहते हैं, चिंगलिस खान भी कहते हैं। चिंगलिज खां भी कहते हैं। इन्होंने 1724 में स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना की थी, और हैदराबाद के अंडर में आता था कर्नाटक। और बाद में ये भी क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। अब दो रियासतें थी, हैदराबाद और कर्नाटक। हैदराबाद का जो नवाब था वो था आसफ जाह, और कर्नाटक का जो नवाब था वो था दोस्त अली। अब क्या है कि कर्नाटक पर मराठा वॉर होता है। क्या होता है? मराठा आक्रमण होता है। मराठा आक्रमण होता है, जिसमें दोस्त अली क्या होती है, ये मारा जाता है मराठा आक्रमण में। और दोस्त अली का जो पुत्र था
उसका नाम था अनवरुद्दीन। और इसका दोस्त अली का दामाद था एक, जिसका नाम था चंदा साहब। ठीक है। अब क्या है कि मराठा आक्रमण होता है, दोस्त अली मारा जाता है और चंदा साहब को क्या करते हैं, वो गिरफ्तार करके गिरफ्तार कर लेते हैं, अपने क्षेत्र ले जाते हैं पूना। अब अनवरुद्दीन क्या बन गया, नवाब बन के, कहाँ का, कर्नाटक का। दूसरी तरफ कौन है, आसफ जाह हैदराबाद का निजाम है। इसकी भी क्या होती है, 1748 में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब इसका एक पुत्र था, आसफ जाह का पुत्र का नाम है नासिर जंग। क्या नाम है, नासिर जंग। पुत्र का नाम है नासिर जंग। और इसका एक भांजा था, मुजफ्फर जंग। अब क्या होता है कि हैदराबाद का नवाब 1748 से पहुंच जाता है, ये बनता है नया निजाम, और इसके उत्तराधिकार को चुनौती देता है मुजफ्फर जंग, जो कि इस मरे हुए निजाम के कहते भांजा था। तो मुजफ्फर जंग ने चुनौती दे दी किसको, नासिर जंग को, उत्तराधिकार को लेकर। तो इन दोनों में क्या है, गृह युद्ध छिड़ जाएगा, मतलब उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हो जाएगा। और दूसरी तरफ चंदा साहब और अनवरुद्दीन में अनबन हो जाएगी उत्तराधिकार को लेकर। क्या हुआ कि बाद में जाकर मराठाओं ने इसे क्या कर दिया, रिहा कर दिया, किसको, चंदा साहब को। बाद में जाकर 1748 के आसपास, 49 के आसपास चंदा साहब को रिहा कर दिया। तो चंदा साहब ने अनवरुद्दीन को चुनौती दी उत्तराधिकार को लेकर। तो क्या है कि इस समय जो कर्नाटक वॉर की जो परिस्थितियां बढ़ रही है, वो भारतीय परिस्थितियों को लेकर, भारतीय परिस्थितियों के प्रभाव में आकर वो कर्नाटक की परिस्थिति बनी। कारण ये थे, कर्नाटक को उत्तराधिकार को लेकर और हैदराबाद के उत्तराधिकार को लेकर ये समस्या उत्पन्न होती है। अब क्या है कि उस तरफ था फ्रांसीसी गवर्नर, कौन था, डुप्ले, जो कि उस समय सबसे पावरफुल था और महत्वाकांक्षी भी था। इसने क्या किया कि इसका फायदा उठाना उचित समझा, कि वो चाहता था क्या, भारतीय राजनीति पर नियंत्रण स्थापित करना, ताकि वो नियंत्रण, अगर नियंत्रण भारतीय राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लेगा, तो वो आर्थिक नियंत्रण यानी व्यापारिक नियंत्रण भी इजीली एस्टेब्लिश यानी स्थापित कर लेगा। तो क्या है कि उसने इसमें क्या करना, हस्तक्षेप करना चाहा। तो क्या होगा कि डुप्ले जो है, चंदा साहब और मुजफ्फर जंग को क्या करेगा, इनको सहायता देगा, चंदा साहब और मुजफ्फर जंग को। एक गुट बन जाएगा, डुप्ले, चंदा साहब और मुजफ्फर जंग, इन तीनों का गुट बन जाएगा। और दूसरी तरफ गुट बन जाएगा, अब अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों ने इनका साथ दे दिया, तो अंग्रेज पीछे कहाँ रहने वाले थे। तो अंग्रेजों ने भी जो बचे हुए जो सदस्य थे, नासिर जंग और अनवरुद्दीन, इनकी साइड ले ली। एक दूसरा गुट बन जाएगा, अंग्रेज, अनवरुद्दीन और नासिर जंग, तीन ही गुट बन जाएगा। तो दो दल हो गए, एक तरफ फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने उसको लीड कर रहे हैं, दोनों लीड कर रहे हैं, डुप्ले और एक तरफ फ्रांसीसी लीड कर रहे हैं, दूसरी तरफ अंग्रेज लीड कर रहे हैं। अब क्या है कि इस तरीके से क्या होगा कि ये भारतीय राजनीतिक परिस्थिति के कारण अंग्रेज और फ्रांसीसी भी युद्ध में कूद आए। अब देखो अब क्या होता है, इसे मिटा देता हूं करवाएगा। दो गुट है। अब क्या होगा कि 1749 में
एक युद्ध होगा, अंबुर का युद्ध। अंबुर का युद्ध, अब देखो अंबुर का युद्ध क्या है। अंबुर का युद्ध देखो, डुप्ले ने एक योजना बनाई, योजना के तहत इन तीनों ने, डुप्ले, चंदा साहब, मुजफ्फरजंग ने सेना लेकर कर्नाटक के नवाब, जो उस टाइम था अनवरुद्दीन, इस पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। समझा था, इन्होंने सेना लेकर कहा आक्रमण कर दिया, कर्नाटक के नवाब पर आक्रमण कर दिया। और नवाब की हत्या कर दी। इस युद्ध में उसकी हत्या कर दी, किसकी, अनवरुद्दीन की। और जो नवाब का पुत्र था, नवाब का पुत्र मोहम्मद अली, नवाब का पुत्र जो है मोहम्मद अली, ये क्या है, त्रिचिन्नापल्ली भाग जाता है ये। त्रिचिन्नापल्ली भागकर वहां के दुर्ग में छुप जाएगा। तो क्या है कि डुप्ले ने योजना बनाई, इसने कर्नाटक के नवाब पर चढ़ाई कर दी और उसकी हत्या कर दी, किसकी, अनवरुद्दीन की। और उसका जो पुत्र है मोहम्मद अली, ये क्या, कहाँ भाग गया, त्रिचिन्नापल्ली भाग गया। तो इस तरीके से क्या है, जो कर्नाटक का जो गद्दी थी वो खाली हो गई। तो डुप्ले ने क्या किया, डुप्ले ने चंदा साहब को क्या बना दिया, चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बना दिया साहब। एक का पता साहब हो गया, दूसरा गद्दी हथिया लेगा। तो डुप्ले ने क्या किया, कर्नाटक के नवाब, नया नवाब बना दिया, किसको, चंदा साहब को। चंदा साहब खुश हो गया, और चंदा साहब के खुश होते ही चंदा साहब ने क्या किया, बहुत सारे उपहार किसको दे दिए, डुप्ले को दे दिए। क्या किया उसने, चंदा साहब ने 80 गांव किसको दे दिए, डुप्ले को दे दिए साहब। 80 गांव दे दिए अपने राज्य के, चंदा साहब ने किसको, डुप्ले को दे दिए, किसको, डुप्ले को दे दिए। ठीक है, खुश होगा तो देगा ही कुछ। अब क्या होगा, 1750 में जो ये नासिर जंग है, कि कर्नाटक के नवाब पर ये चढ़ाई कर देगा, किस पर, चंदा साहब पर। और चंदा साहब की क्या कर देगा, इसकी हत्या कर देगा। चंदा साहब की क्या कर देगा, हत्या कर देगा, कौन, नासिर जंग। और क्या करेगा, मुजफ्फरजंग को क्या कर देगा, ये गिरफ्तार कर लेगा। इधर देखो, डुप्ले क्या कर देगा, ये नासिर जंग चंदा साहब क्या कर देगा, इसकी हत्या कर देगा। और मुजफ्फरजंग को क्या कर लेगा, गिरफ्तार कर लेगा, किस पर, अर्काट पर। अर्काट में घेरा लगा लेगा ये। इसकी राजधानी क्या थी, कर्नाटक की राजधानी का नाम याद रखना, कर्नाटक की राजधानी थी अर्काट। अर्काट में बैठते थे साहब। अर्काट पर अटैक कर दिया किसने, नासिर जंग ने। नवाब कौन था अब, चंदा साहब। पहले था अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन तो मारा गया।
और मुजफ्फर जंग को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। लेकिन क्या हुआ कि डुप्ले ने लालच देकर नासिर जंग की जो सेना थी, इसकी सेना में क्या करा दिया, विद्रोह करा दिया। सेना में विद्रोह हो गया, सेना में विद्रोह हो गया। क्या किया, डुप्ले ने चालाकी से नासिर जंग के सैनिकों को अपनी तरफ मिला लिया और मुजफ्फर जंग को छुड़वा दिया और नासिर जंग की सेना में विद्रोह करा दिया। और नासिर जंग के सैनिकों ने क्या किया, नासिर जंग की क्या कर दी, हत्या कर दी। ये याद रखना, हत्या कर दी। किसने, सैनिकों ने कर दी, विद्रोह कर दिया था। इसमें डुप्ले ने लालच दे दिया था। अब क्या होगा कि डुप्ले हैदराबाद का नवाब बना दिया। किसको, इधर लिख रहा हूं, डुप्ले हैदराबाद का नवाब मुजफ्फर जंग को बनाएगा। इसको बनाएगा मुजफ्फर जंग को, ठीक है। बना देगा। अब जो नाम मुजफ्फर जंग है, ये क्या करेगा, डुप्ले को कुछ इनाम देगा। 20 लाख रुपए तो किसको दिए, डुप्ले को दिए, और 50 लाख रुपए किसको दिए, फ्रांसीसी कंपनी को दिए, फ्रांसीसी कंपनी को दिए इनाम के तौर पर। कौन, मुजफ्फर जंग। हैदराबाद का नया नाम बन गया कौन, मुजफ्फर जंग, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, अब तक अभी तो और बाकी है। तो इस तरीके से क्या हुआ, अकबरुद्दीन बना था कर्नाटक का नवाब, कर्नाटक का नवाब, लेकिन वो तो मारा गया, चंदा साहब मारा गया, नासिर सिंह मारा गया, ये मारा गया, अंग्रेज बचे, डुप्ले बचे, और वो अभी बचा है कौन, ये मुजफ्फर जंग। अब देखो, जो डुप्ले है, डुप्ले ने हैदराबाद में एक फ्रांसीसी सेनापति बुस्सी को नियुक्त कर दिया। बुस्सी को हैदराबाद में क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया, सेना सहित कर दिया। मतलब सेना सहित है कि वो हैदराबाद में इनकी रक्षा कर सके, इसकी, नवाब की, मुजफ्फर जंग की, ठीक है। इसे मिटा देता हूं, इसे लिख लिया होता आप लोगों ने, नोट कर लो इसे। मूवी की तरह है कि इसके बाद ये मर रहा है, मर रहा है, थोड़ा मूवी बनाओ दिमाग में, सब याद हो जाएगा। अंबुर दो ही है। बुस्सी को नियुक्त कर दिया साहब। लेकिन क्या है कि कुछ समय पश्चात ही क्या होगा, कुछ समय पश्चात, कुछ समय बाद मुजफ्फर जंग की भी क्या हो जाएगी, मुजफ्फर जंग की भी एक पठान द्वारा हत्या कर दी जाएगी, हत्या कर दी जाती है। यानी कि कौन कौन, एक पठान ने किसको मार दिया, मुजफ्फर जंग को, आपसी रंजिश के कारण। अब जो हैदराबाद का जो नया नवाब है, हैदराबाद का नया निजाम, निजाम तो वही था, हैदराबाद का नया शासक निजाम के दूसरे पुत्र, जिसका नाम है सलावत जंग, सलावत जंग को बना दिया गया। इसको सलावत जंग को, सलावत जंग को बना दिया गया। और यहां पर बुस्सी को क्या कहा, बुस्सी को तैनात कर दिया, बुस्सी को सेना सहित
हैदराबाद में नियुक्त कर दिया। कौन कर रहा है? सभी डुप्ले कर रहा है। बुस्ती को तैनात कर दे, उसकी हत्या हो गई। अब इसको वापस से इसको बढ़ा देगा। उसके जो निजाम का यानी कि आसफ जहां का जो पुत्र था चंगेज खान का एक और पुत्र था सलाबत जंग, इसको क्या बना देगा? नया शासक बना देगा और इसकी सुरक्षा के लिए बुस्ती को वहां तैनात कर देगा सेना सहित। तो ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है ये घटनाएं घटित हो रही। अब देखो अब क्या होगा। अब जो अंग्रेज अधिकारी है उसका नाम है सैंडर्स, वो क्या करेगा? डुप्ले को घेरने की नीति अपनाएगा। ठीक है, कर्नाटक की गद्दी खाली है, तो कर्नाटक की गद्दी खाली है तो वहां पर कर्नाटक के नवाब को बिठाएगा। जो कर्नाटक का नवाब जो था पहले कौन था? अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन के बाद आया चंदा साहब। अनवरुद्दीन का लेकिन दोनों की हत्या हो गई, तो अनवरुद्दीन का जो पुत्र है मोहम्मद अली, अनवरुद्दीन का पुत्र अनवरुद्दीन का पुत्र जो है क्या नाम है? मोहम्मद अली। इसको क्या करेंगे? अंग्रेजों ने एक दल बनाया। अंग्रेजों ने किस संधि की? अंग्रेज प्लस मराठों के साथ संधि की। मराठों के साथ साथ एक जगह और है, मराठों और इसके अलावा तंजौर के साथ क्या कर लिया? गठन कर संधि कर ली, एक दल बना लिया तंजौर। ये एक साथ हो गई। तो इसने डुप्ले की नीति अपनाई। किसने? अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों ने क्या किया? इन तीनों ने क्या किया कि मोहम्मद अली के जो अनवरुद्दीन के जो पुत्र मोहम्मद अली जो कहाँ था? त्रिचिन्नापल्ली के किले में कैद है। के किले में कैद था। कैद नहीं, उसमें वो था, दबा हुआ था, छुपा हुआ था। त्रिचिन्नापल्ली के किले में छुपा हुआ था, को बाहर निकालना था। तो क्या किया अंग्रेज जो अधिकारी है सैंडर्स, क्या नाम है? सैंडर्स। मद्रास का गवर्नर है थॉमस सैंडर्स। क्या नाम? पूरा नाम? मद्रास का गवर्नर है यहाँ पे थॉमस सैंडर्स। इसने क्या किया कि त्रिचिन्नापल्ली से इसको निकालने की कोशिश की। जो कौन है? इसको मोहम्मद अली को। और क्या हुआ उस समय? ये इसको निकालने की तैयारी कर रहा था। इसको निकालने के लिए सेना लेके कहाँ चले? त्रिचिन्नापल्ली। उसी समय क्या हुआ कि डुप्ले को फ्रांस की गवर्नमेंट वापस बुला लेती है, क्योंकि युद्ध इतने हो रहे थे, युद्ध का खर्चा इतना बढ़ रहा था कि फ्रांस की गवर्नमेंट डुप्ले की नीतियों से तंग आ गई थी। तो उसने क्या किया? डुप्ले को रिकॉल करने का फैसला कर लिया, यानी वापस से बुला लिया। कहां पे? फ्रांस। डुप्ले को वो उसने बुला लिया, गवर्नमेंट वापस फ्रांस बुला लिया। ऊपर से क्या है कि जो अंग्रेज एक और अधिकारी है सेनापति क्लाइव ने क्या किया था? जो अर्काट है, अर्काट का घेरा लगाकर अर्काट को जीत लिया था। अर्काट का घेरा डाल लिया, अर्काट को जीत लिया। और सैंडर्स ने किसको निकाल लिया? इसको त्रिचिन्नापल्ली के किले से मोहम्मद अली को यहां से बाहर निकाल लिया था। और उसी समय डुप्ले को यहां पे लिखो, इसी समय डुप्ले को फ्रांस की सरकार ने वापिस अपने देश बुला लिया।
अब 35 वापस बुला लिया, क्लाइव ने अर्काड को घेर लिया, उस समय घेर लिया था, और घेर लिया और उसे विजित कर लिया तकरीबन। डुप्ले के स्थान पर एक नया फ्रांसीसी गवर्नर, इसका नाम है गोडेहू। डुप्ले के स्थान पर एक नया फ्रांसीसी गवर्नर गोडेहू भारत आया। डुप्ले क्यों बुलाया गया कि कर्नाटक वॉर के जरिए क्या हो रहा था, फ्रांसीसी सरकार को घाटा हो रहा था, धन का नुकसान हो रहा था। वापिस से बुला लिया सरकार ने, और उस स्थान में किसको भेज दिया, गोडेहू ने। अब गोडेहू क्या था, इतना कूटनीतिज्ञ नहीं था, अरे दूरदर्शी नहीं था जैसे जितना डुप्ले था। तो इसने क्या कि शांतिपूर्ण नीति अपनाई। क्या किया, शांतिपूर्ण नीति अपनाने का फैसला किया, और अंग्रेजी गवर्नर अधिकारी ने उनके साथ शांति वार्ताएं करना स्टार्ट कर दिया। क्या किया इसने, शांति वार्ताएं करना स्टार्ट कर दिया। और आगे चलकर फिर क्या होगा, 1755 में एक संधि होगी। शांति वार्ताओं के तहत क्या होगा, ये आके एक संधि करेगा, किसी पांडिचेरी की संधि। क्या होगा, पांडिचेरी की संधि होती है, पांडिचेरी की संधि, जिसके तहत क्या था कि जो अंग्रेज और फ्रांसीसी ने एक दूसरे के क्षेत्र जीते हैं उनको वापस लौटा देंगे वो, इसके तहत ये था। कब हुई, 1755 में, याद रखना ये। और एक दूसरे के संधि के थे, एक दूसरे के विजित क्षेत्र वापस लौटा दिए, और भविष्य में इस प्रकार का युद्ध ना करने की शपथ ली उन्होंने। और इस संधि को अपनी सरकार से भी अनुमोदन कराने को कहा। इस प्रकार से द्वितीय कर्नाटक वॉर, जो इतनी बड़ी रामायण घटित हुई है, वो जाकर 1700 ये गोडेहू ने आकर उसे पूरा बंद कर दिया। जो डुप्ले का सपना था उसे तोड़ दिया, किसने, गोडेहू ने। 1755 में पांडिचेरी की संधि कर लेता है। इसके तहत क्या हुआ, द्वितीय कर्नाटक वॉर भी समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद आएगा तृतीय कर्नाटक वॉर, आखिरी वॉर। ये देखो आखिरी कर्नाटक वॉर है। देखो तृतीय कर्नाटक वॉर 1756 से लेकर 1763 तक 1763 तक। अब कारण क्या था तृतीय कर्नाटक वॉर का, कारण देखो सिंपल है। इसका कारण है सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध में कौन कौन थे, कौन कौन लड़ रहे थे, फ्रांस और ब्रिटेन दोनों लड़ रहे थे। किसको लेकर लड़ रहे थे ये कनाडा को लेकर लड़ रहे थे। और मैंने पहले बताया कि इंग्लैंड और फ्रांस जहां भी लड़ते थे, यूरोप में लड़ रहे हैं, तो वो उस लड़ाई का प्रभाव अन्य क्षेत्रों पर भी देखने को मिलता है। मतलब जहां कहीं भी जिन देशों में ये दोनों शक्तियां हैं, वो वहां पर लड़ना स्टार्ट कर देते थे। तो हुआ क्या कि 1756 में या 1755 में तो संधि हुई थी किसकी, पांडिचेरी की, जिसके तहत कहा गया था कि हम भविष्य में नहीं लड़ेंगे। उसके एक साल बाद ये वापस लड़ना स्टार्ट कर देते थे। कौन, दोनों शक्तियां, फ्रांस और इंग्लैंड, फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों। अब क्या हुआ कि लड़ाई स्टार्ट हो गई, तो फ्रांसीसी सरकार ने क्या किया, फ्रांसीसी गवर्नमेंट ने
फ्रांसीसी सरकार ने, एक व्यक्ति है काउंट डी लाली, काउंट डी लाली को सेना लेकर भारत भेजा। जो कब पहुंचा? जो अप्रैल 1758 को भारत पहुंचता है। ये सेना लेके आया था, 1758 को भारत पहुंचता है। लेकिन तब तक क्या था? तब तक अंग्रेजों ने बंगाल को जीत लिया था। कहां से गए? 1757 में बंगाल को जीत लिया था। और बंगाल उस समय क्या था? एक समृद्ध प्रांत था, काफी सारा धन उनको मिल गया था। अब क्या हुआ कि लाली ने क्या किया? लाली ने आते ही, लाली ने जो सेंट डेविड जो कि अंग्रेजों का एक किला है, पौंडीचेरी के नीचे है सेंट डेविड, उसको क्या है, उसको ये घेर लेते हैं, सेंट डेविड फोर्ट को। लाली ने सेंट डेविड फोर्ट को घेर कर जीत लिया। जो घेर लिया उसको जीत लिया। और अब ये कहां पड़ेगा? अब ये इसको जीतने के बाद ये तंजौर है, तंजौर की तरफ भी रुख करेगा। अब क्या करेगा? तंजौर की तरफ जाएगा, तंजौर। अब इसने क्या किया? तंजौर को घेरने की भी सोची, परंतु क्या हुआ? वहां पर एक अंग्रेजी बेड़ा आ गया। एक अंग्रेजी सैनिक टुकड़ी आ गई और उससे क्या, उन्होंने घेराव पे उठा लिया, वहां से चल पड़े। अब क्या करेगा? तो लाली जो है, ये लाली क्या करेगा? लाली ने मद्रास को घेरने की नीति अपनाई। मद्रास को घेरने की नीति अपनाई। और क्या करेगा? ये नीति अपनाए और एक बहुत बड़ी भूल करेगा। जो बुस्सी जो कहां पे था? हैदराबाद में था। बुस्सी को हैदराबाद से बुला लेगा। जो इसकी सबसे बड़ी भूल थी। सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि हैदराबाद से बुस्सी को बुलाने से क्या होगा कि हैदराबाद में क्या होगा? हैदराबाद में इनका पलड़ा कमजोर पड़ जाएगा। हैदराबाद में फ्रांसीसियों का पलड़ा, फ्रांसीसी की शक्ति क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। मतलब कि वहां पर अंग्रेजी शक्ति आ जाएगी। अगर वहां पर सेना होगी तो क्या अंग्रेजों की हिम्मत नहीं होगी कि वहां पर उसको जीत सके। मतलब कि अगर सेना आ गई तो वहां पर अंग्रेज चले गए वहां पे, तो सबसे बड़ी गलती कर दी इसने ये। और क्या हुआ कि मद्रास को घेर नहीं पाए, असफल प्रयास किया, मद्रास घेर नहीं पाए क्योंकि मद्रास में मजबूत सेना थी और मजबूत सेना ने लाली को हरा दिया। फिर क्या होता है कि 1760 में एक युद्ध होगा, किसका? वांडीवास का युद्ध। किसके बीच? इस समय कौन था? आयरकूट।
अंग्रेज अधिकारी था आयरकूट वर्सेस लाली। इसमें लाली बहुत बुरी तरह हारता है, आयरकूट जीत जाता है। और वांडीवास का युद्ध क्या था? ये निर्णायक युद्ध था। ये क्या था? ये अंतिम निर्णायक युद्ध, अंतिम निर्णायक युद्ध था। कौन सा? वांडीवास का युद्ध। इसके तहत क्या हुआ कि फ्रांसीसियों का पत्ता हमेशा के लिए साफ हो गया। इंडिया से तो नहीं निकले, लेकिन ये क्या है कि ओनली व्यापार तक सीमित हो गई, ये केवल व्यापार कर सकते हैं। इनका राजनीतिक नियंत्रण, वर्चस्व सब कुछ समाप्त हो गया। ये कुछ नहीं कर सकते अब केवल व्यापार के अलावा। जो अब तक जो रंगेलिया करते आए थे, नाटक करते आए थे, वो नाटक अब खत्म हो गया। किसके तहत? वांडीवास के युद्ध के तहत। क्योंकि लाली में इतनी शक्ति नहीं थी जितनी डुप्ले में थी। डुप्ले में जितना दिमाग था तो लाली में नहीं था। लाली ने कई बहुत जगह गलतियां कर दी। जो गलती है, भूले हैं, वो वांडीवास के युद्ध में अंतिम रूप से सामने आ गई। आयरकूट ने लाली को बहुत बुरी तरह हरा दिया अंतिम युद्ध में। और जाके क्या हुआ, जो सप्तवर्षीय युद्ध है ये जाकर 1763 में क्या होता है? समाप्त होता है। किसके तहत? पेरिस की संधि के तहत। पेरिस की संधि होती है, पेरिस की संधि होगी। इसने क्या, आयरकूट ने क्या किया? उसको भी जीत लिया। किसको? इसका जो इनका जो क्षेत्र है, कौन से क्षेत्र? पांडिचेरी, जिंजी और माहे, इन जो फ्रांसीसी क्षेत्र है, फ्रांसीसी बस्तियां हैं, इनको भी जीत लिया था। और 1763 में एक संधि होती है यूरोप के अंदर, पेरिस की संधि। पेरिस की संधि के तहत क्या हो गया? ये युद्ध समाप्त हो जा रहा है। सप्तवर्षीय युद्ध भी समाप्त हो जाएगा। ये कब समाप्त होगा? ये पेरिस की संधि के तहत 1763 में सप्तवर्षीय युद्ध। और सप्तवर्षीय युद्ध वहां समाप्त होकर यहाँ पर भी कर्नाटक तृतीय कर्नाटक वॉर या तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध समाप्त हो जाएगा। और इस युद्ध के तहत इनके जो जीते हुए क्षेत्र थे, अंग्रेजों ने जो ये क्षेत्र जीत लिए थे, इनके पौंडीचेरी, जिंजी, माही, इनको वापस कर दिए। लेकिन इनके ऊपर एक कठिन रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आप केवल व्यापार कर सकते हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। आप राजनीतिक नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकते, आप अपनी किलों की किलेबंदी नहीं कर सकते। केवल आप व्यापार किए जैसे है वैसे रहने दीजिए। आप अब कुछ नहीं कर सकते, केवल आप व्यापार करो। आप व्यापार करने वाले व्यापार करो, आप ये राजनीतिक नियंत्रण आप नहीं कर सकते। तो इसके तहत क्या है? पेरिस की संधि के तहत तृतीय कर्नाटक वॉर समाप्त हो जाता है। आपको याद रखना है, पहली एक्सापेल संधि, पहली कर्नाटक वॉर में, दूसरे कर्नाटक वॉर की जो संधि हुई थी, मतलब समाप्ति की संधि हुई थी, वो थी पौंडीचेरी की संधि। और तीसरी पेरिस की संधि कब हुई थी और कौन कौन सी घटनाएं थी, कौन कौन सी गवर्नर थे उस टाइम पर? इस समय आयरकूट था, लाली था, उस समय डुप्ले था, सैंडर्स था, और उस समय वो था, क्या नाम है, डुप्ले और क्या नाम उसका, बार्नेट। डुप्ले और बार्नेट पहले वाले। तो ये अभी याद रखना है आपको। तो इसके तहत क्या है, ये कर्नाटक वॉर है, ये समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए धन्यवाद।